हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है जहां पर हम डेटा हैंडलिंग के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर्स और फिर उससे कुछ हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। लेकिन नॉट नेसेसरीली हम डेटा को स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, बट समटाइम्स डेटा इज ऑल्सो स्टोर्ड और रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, और उसे हम कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जब भी हम किसी न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करते हैं through the pictures, so that is called as pictorial representation of data। दूसरी चीज, अब जब हम यहीं पर ग्राफ बनाते हैं यूजिंग सिंबॉलिक पिक्चर्स, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक बलून है, राइट, सो से वन बलून या वन बलून रिप्रेजेंट्स 100 बलून्स, राइट। सो जब हम अपना ग्राफ इन पिक्चर्स का यूज़ करके, इन पिक्चर्स को एज सिंबल्स यूज़ करके हम ड्रॉ करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज पिक्टोग्राफ्स। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट द पिक्टोग्राफ्स और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अभी बता रही थी कि हमने मान लिया कि एक बलून जो है वो 100 बलून्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें कैसे पता कि वो 100 बलून्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं उस पिक्टोरियल डेटा के अराउंड दी गई होगी, ठीक है। कैसे दी होगी ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वन बलून, राइट, सो वन बलून इज इक्वल टू 100 बलून्स। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से क्या लिया है, ये जो अजम्पशंस हम कर रहे हैं या फिर जो हमें दिया हुआ है, इसे हम बुलाते हैं स्केल। दिस व्हाट इज स्केल? दिस इज स्केल। जो हमने एज्यूम किया, एक बलून तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक बलून हमें बता रहा है कि टोटल 100 बलून्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 2 बलून्स हैं, राइट, तो अगर हमारे पास 2 बलून्स हैं तो 2 बलून्स, कितने बलून्स हो गए? 2 into 100, दे विल रिप्रेजेंट 200 बलून्स। ऑल राइट, तीसरी चीज, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने बलून्स हैं? 3 हैं? नहीं है, देर आर 2.5 balloons, राइट। तो दिस विल रिप्रेजेंट 2 2 कैसे फ्रैक्शन को, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? सो वी विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद दिस होल नंबर, राइट, एंड देन वी विल ऐड 1 to it। सो दिस विल बी आर स्टेप 1 एंड दिस विल बी आर स्टेप 2। सो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर को उसमें ऐड करना है। सो 2 into 2 is 4 and 4 plus 1 is 5, so which means 5/2। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास टोटल बलून्स है इन फ्रैक्शन, दे आर 5/2। सो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज हाउ मच? सो 2 5 50, so 5 5s are 25 and 1 0, right? So how many balloons are represented by these 2.5 balloons? 250, ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ आपकी सेलिना के एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हमें पिक्टोग्राफ्स के बारे में बताएंगे। तो करें, चलो शुरू करते हैं। तो लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल सेज द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक आर गिवन बिलो, राइट। तो हमें यहाँ पर जो डेटा दिया है वो ये बता रहा है कि एक हफ्ते में, मंडे टू सैटरडे में, संडे इज हॉलीडे, ठीक है, तो एक दिन में, एक हफ्ते में कितने बैट्स बेचे हैं एक शॉपकीपर ने, ठीक है। तो हमें इसको सूटेबल पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब एक ऑप्शन तो ये है, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर डे लिख लेंगे और यहाँ पर हम पिक्टोग्राफ बना लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर पिक्टोग्राफ बना लेंगे,
राइट। अब एक ऑप्शन तो सिंपली ये है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी हमारी कैलकुलेशन भी आएगी। एक ऑप्शन ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आप अपनी नोटबुक्स में लिखना, ठीक है। तो आपको सारे डेज लिखने हैं जो भी हमें ऊपर दिए हैं, मंडे टू सैटरडे। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर 24 बनाऊँ, तो सीधी सी बात हुई, तो ये पिक्टोग्राफ बनाने का मतलब ही क्या रह गया, है ना। मतलब मुझे इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि इसको मैं देखूँ, एक तो मुझे मिनिमम ड्रॉ कुछ करना पड़े और मैं इसको देखूँ तो मैं सिंपल कैलकुलेशन से ये निकाल पाऊँ कि एक दिन में कितने बैट्स बिके हैं, ठीक है। अब ये सभी नंबर्स देखो, आर दे डिविजिबल बाय 2, ठीक है। पहले इनको देखते हैं किस किस से डिविजिबल हैं। सो 2 से सभी डिविजिबल हैं। क्या 3 से हैं? 3 से 20 नहीं है, बाकी सब डिविजिबल हैं, ठीक है। क्या 4 से हैं? तो अगर हम देखें तो 4 से भी सभी डिविजिबल हैं, ठीक है। 5 से तो 5 से नहीं है, 6 से, सो 6 से भी सभी नहीं है। तो रफली मुझे जो समझ आ रहा है कि 4 एक ऐसा नंबर यहाँ पर है जिससे ये सारे ही नंबर डिविजिबल हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन का यूज़ करूँगी। मैंने क्या किया, नाउ दिस इज 24, राइट। सो 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज हाउ मच, सो इट विल बी 6, राइट। अब तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर मंडे में से 6 बैट को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 बैट ड्रॉ कर दिए, राइट। आप भी करो मेरे साथ साथ, नहीं तो एग्जाम्पल्स को समझो, क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है। सो ये मैंने 6 यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब अगर मेरे पास ये कैलकुलेशन भी ना हो और मैं यहाँ पर अपना स्केल लिख दूँ दैट 1 बैट इन पिक्चर रिप्रेजेंट्स 4 बैट्स, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो थर्ड कॉलम है इसको आप भूल जाओ, मैंने यहाँ पर 6 बैट्स बनाए हैं, ठीक है। तो मेरा स्केल बोल रहा है कि एक बैट 4 बैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब कि अगर मैं 6 को, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 24। तो बिना ये वाली नंबर्स लिखे मैं पिक्चर से ही समझ आऊँगी कि एक दिन में यानी कि मंडे को कितने बैट्स सेल हुए हैं, ठीक है। दूसरा है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को देखो, सो 12/2 इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी नॉट 2 बट 4, सो इट इज 3, राइट। तो मतलब कि ट्यूसडे के केस में मैं कितने बैट्स बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी 3 बैट। तो जल्दी से बताओ कितने, बिना ऊपर देखे इस नंबर को देखे क्या हम निकाल पाएंगे कि ट्यूसडे को कितने बैट्स की सेल हुई है? बिल्कुल निकाल पाएंगे। हम यहाँ पर अपना स्केल देखेंगे। सो 1 बैट रिप्रेजेंट्स 4 बैट्स, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ बैट्स हेयर आर 3 एंड 1 रिप्रेजेंट्स 4, सो इट मीन्स कि 12 बैट्स सेल हुए हैं ट्यूसडे को। ऐसे ही आप सबके केस में नंबर ऑफ बैट्स निकालोगे और उनकी पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हमें ये समझना है कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाया है उसका स्केल क्या है। स्केल ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सही आए, सबके लिए कॉमन आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले 2 के लिए स्केल अलग है और तीसरे के लिए अलग है, नो। एक पिक्टोग्राफ में जो स्केल है वो सेम ही रहेगा। स्केल अगर आप अच्छे से डिसाइड कर पाते हो, नीचे की कैलकुलेशन और आपकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये एग्जाम्पल समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ दिस सेज द मोड ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल बाय 160 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो मतलब कि 160 स्टूडेंट्स कैसे स्कूल जाते हैं वो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है कि कुछ वॉक करके जाते हैं, कुछ साइकिल से, कुछ कार से, कुछ बस से, ठीक है। तो अब हमें एक सूटेबल पिक्टोग्राफ बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी मोड। सबसे पहले मोड में क्या है,
मोड में है कि या तो बच्चा बाय वॉक जा रहा है या फिर बच्चा बाय साइकिल जा रहा है, राइट, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, वो आप खुद भी लिख लोगे, राइट। ओके, 1 मिनट, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझसे क्या पूछा गया है कि मुझे पिक्टोग्राफ बनाना है। ये तो नंबर्स हमें दिए हैं, इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो सारे ही नंबर्स हैं ना, ये 10 से डिविजिबल हैं, है ना, आराम से हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर बताना है कि मुझे यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है इस डेटा की, ठीक है। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 10 से डिवाइड करूँगी। कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैं यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना देती हूँ, ठीक है, राइट। ओके, अब इसको भी 10 से डिवाइड करूँगी, 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 बॉक्सेस बना देती हूँ, राइट। तो अब अगर मैं ये वाला टेबल ना भी देखूँ, मैं किसी को सिर्फ ये नीचे वाला टेबल दूँ जो मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है, अगर मैं उसको दूँ तो क्या वो असेस कर पाएगा कि मैंने क्या सोच के मैंने ये बनाया है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने दिमाग में तो स्केल ले लिया, लेकिन मैंने स्केल को कहीं लिखा नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये लिखना है कि 1 बॉक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने ये स्केल दे दिया। अब मैं आपको बोलती हूँ कि बिना ऊपर देखे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हैं बिना उसको देखे मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है, 1 बॉक्स मतलब कि 10 बच्चे, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है 5, तो इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब मैम 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइकिल से आते हैं। वॉक से कितने आते हैं? तो 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 10 और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हियर आर 3, सो मतलब 30। तो इसका मतलब कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉकिंग आते हैं, राइट। वैसे ही कार से भी निकाल सकते हैं, सो डिवाइडेड बाय 10, देन बस से डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो ऐसे ही अब इस केस में, कार के केस में हम 2 बॉक्सेस बनाएंगे और बस के केस में हम बनाएंगे 6 बॉक्सेस, राइट। सो दिस इज हाउ दिस हैपन्स, ठीक है, दिस इज हाउ ये पिक्टोरियल ग्राफ्स बनाए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने एग्जाम में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी ये बात ना भूलो कि आपको स्केल मेंशन करना है। तो अगर आपके टीचर को स्केल समझ आएगा, क्योंकि हो सकता है आपने 10 से लिया है, आपके किसी फ्रेंड ने 5 से ही ये लिया हो, किसी ने से 15 से लिया हो, राइट। स्केल उसका कुछ 15 हो कि 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 15 स्टूडेंट्स या फिर 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट्स। तो इट विल डिपेंड ऑन योर स्केल कि यहाँ पर कितने बॉक्सेस बनने चाहिए थे। तो आपका टीचर या आपके जो टीचर हैं वो इसी बात पे देखेंगे कि अच्छा, अगर इसके 1 बॉक्स में मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं तो इसने तो सही बनाया है कि यार 3 बॉक्सेस हैं, सो 3 × 10 मतलब 30 स्टूडेंट्स, तो ये तो सही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द स्केल। और उसके बाद यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम एक्यूरेट करके आनी है। अब थोड़ा और समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 3rd एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पर ना अब हमें कोई पिक्टोग्राफ्स नहीं बनाने हैं, यहाँ पर हमें पिक्टोग्राफ से आंसर निकालने हैं। करें शुरू? चलो। Now the question number 3. So the question says the following pictograph shows the number of mobile sets sold by a store during a week. राइट तो अच्छा, जैसे यहाँ पर मोबाइल्स बनाए हैं ना, लास्ट क्वेश्चन में हमने बॉक्सेस बनाए थे। इफ़ यू वांट, आप वॉकिंग की जगह एक मैन वॉकिंग दिखा सकते हो, बस की जगह बस बना सकते हो, कार की जगह कार बना सकते हो। सो इट इज़ ऑल ऑन यू हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट द डेटा, ठीक है। वैसे तो वहाँ पर लिखा हुआ है बस और बाय कार, बाय बस, बाय वॉकिंग, सो दैट इज़ ऑल ऑन यू हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट, बट मेंशन द स्केल सो दैट somebody understands कि कैसे डेटा जो है वो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो हमें स्केल दिया गया है, द स्केल यूज्ड इज 1
दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 6 मोबाइल सेट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ, ठीक है, क्वेश्चंस हैं इसमें, बाद में देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ तो इसका मतलब है कि 1 ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मोबाइल सेट, 6, ये भी 6 हैं, 6 6 6 एंड 6, ठीक है। तो इसका मतलब कि मंडे को कितने हैंडसेट सोल्ड हुए हैं, सोचो। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 36, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, सो वन सिंबल, 1 मोबाइल पिक्चर रिप्रेजेंट 6, तो यहाँ पर टोटल कितने दिखाए गए हैं, 1 2 3 एंड 4। सो इसका मतलब ट्यूसडे को कितने हैंडसेट सोल्ड हुए हैं, 24। नेक्स्ट इज 1 2 एंड 2.5, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2.5। तो एक अगर 6 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2.5 कितने रिप्रेजेंट करेंगे, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, राइट। सो 5 3s are 15 सेट्स, ओके। थर्सडे की बात करें, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 1 सिंबल रिप्रेजेंट 6 एंड टोटल जो हैंडसेट्स यहाँ दिखाए गए हैं दैट इज 7। सो 6 6 are 36 एंड 6 7s are 42, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 6 5s are 30, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 1 2 3 एंड 3.5, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, so 6 into 3 2s are 6 plus 1 7 divided by 2, so it will be equal to 21, ठीक है। तो हमने अपनी एक कैलकुलेशन कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना सिर्फ अपने क्वेश्चंस को देखना है और ये जो कैलकुलेशन की है ना, इसी से हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले है यूजिंग द पिक्टोग्राफ शोन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी मोबाइल सेट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो क्या हमने ये निकाला था, एग्जैक्टली निकाला था। सो दिस इज हाउ मच, 24, राइट। तो हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, सो द आंसर इज 24। हाउ मेनी मोबाइल सेट्स वर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को कितने सेल हुए थे, सो टोटल 6 हैंडसेट्स दिखाए गए थे एंड 1 रिप्रेजेंट 6, सो 6 6s are 36, सो आंसर हियर इज 36. Now how many mobile sets were sold during the whole week? तो whole week के लिए हमें क्या करना है, जितने भी हमने ये निकाले हैं हमें सबको ऐड करना है। सो 36 प्लस 24 प्लस 15, तो मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ 36 प्लस 24 प्लस 15, तो वेंसडे तक हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमारा आता है थर्सडे, थर्सडे को 42 देन 30 एंड 21, 42 प्लस 30 प्लस 21। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप तो एक पेज में आंसर करोगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप इसको इंडिविजुअली हर एक वीक का यहाँ पर आके भी निकाल सकते थे, इनका भी आंसर यहाँ निकाल सकते थे, बट वी आर जस्ट स्टार्टिंग अप विद द पिक्टोग्राफ, सो आई थॉट कि हम वहीं पर पूरी कैलकुलेशन करें, फिर हम इजीली अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो अब इनको ऐड करना है हमें। सो 6 + 4 10 15 16 17 18, 8 एंड 1 कैरी, राइट। सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so total handsets that were sold during the entire week are 168, right? सिंपल है, ओके। किसी को कोई डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है या फिर लर्नर हब स्वयं में क्लास बुक करनी है। तो अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर एंड एक्सरसाइज इज 26B का क्वेश्चन नंबर 1. Alright, so the question is the sale of vehicles in a particular city during the first 6 months of the year 2016 is given below. तो 2016 में फर्स्ट 6 मंथ दैट इज फ्रॉम जनवरी टिल जून कितने व्हीकल्स सेल हुए एक सिटी में, ठीक है। तो उनका हमें डेटा दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। तो हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्टोग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी है वो है स्केल। तो अब स्केल देखो, यहाँ पर हम काफ़ी बड़ा वाला नंबर ले सकते हैं एज अ स्केल। तो या तो मैं यहाँ पर कोई व्हीकल बना दूँ कि जैसे मैं एक कार बना दूँ, ठीक है। तो मुझे कार नहीं बनानी है, मुझे बनाना है एक बॉक्स। तो मेरे लिए ये है कि 1 बॉक्स, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉक्स
represents, either I can take directly 1000, ठीक है, या फिर मैं इसको 500 भी ले सकती हूँ कि 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 500 व्हीकल्स, ठीक है। सो दिस इज माई स्केल, राइट। अब मैं क्या करूँगी, मैं पिक्टोग्राफ बनाती हूँ और हम देखते हैं कि कैसे बनेगा, ओके। तो अब हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। तो पिक्टोग्राफ में सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर लिखनी है, दैट इज़ द मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, ओके, लाइक दिस, ओके। सो द फर्स्ट इज जनवरी, देन फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो हमने स्केल लिया था कि एक बॉक्स 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब कि मैं यहाँ पर इसको 500 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आंसर आएगा। सो 5 6 = 30, तो मतलब मुझे 6 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ 500 से अगर मैं डिवाइड करूँ सो 5 5 तो यहाँ पर मुझे 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी मैं 500 से डिवाइड करती हूँ तो 5 8 = 40, तो 8 बॉक्सेस, राइट। ये कैलकुलेशन यहीं पर कर लेना, बहुत सिंपल है। Now 500, so it will be 2, right? So again 500, so it will be 3. So again divide this by 500, so it will be 5 7 = 35, ठीक है। तो अब देखो जनवरी में कितने व्हीकल सेल हुए हैं, तो जनवरी में हुए हैं 6 व्हीकल्स, ठीक है। सो मैं यहाँ 6 नहीं मतलब 3000, तो मेरा जो स्केल है, मेरे स्केल के हिसाब से यहाँ पर कितने बॉक्सेस आएंगे, यहाँ पर आएंगे 6 बॉक्सेस। सो यूजुअली हम इनको एज अ कार या फिर एज अ स्कूटर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो हमारा एक डेटा है ना वो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे तो इस चार्ट में सब कुछ ही लिखा है, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये व्हीकल्स हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये मंथ्स हैं, लेकिन स्टिल टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड टू मेक इट मोर क्लियर यू कैन ड्रॉ अ कार और अ स्कूटर और से अ ट्रक और बस, जो भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ फेब्रुअरी में कितने, दिस as per the scale it is going to be 5 boxes. मार्च में as per the scale it is going to be 8 boxes, 6 7 और 8, ओके, ऑल राइट। अप्रैल में 2 boxes, राइट, मई में 3 boxes एंड जून में 7 boxes। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो ना, अगर आप इसको समझना चाहो, तो जो हमने स्केल लिया था ना, ये सभी आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। एक करके देखते हैं। तो हमने बोला था कि 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 500 व्हीकल्स, राइट। सो अगर 1 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो 6, सो दिस मीन्स 3000, 6 5 = 30 एंड 2 more zeros। सो क्या हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेज द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय 4 डीलर्स A, B, C and D in a city. Scale is 1 car is equal to 50 cars, ठीक है। तो एक कार 50 के बराबर है, एक कार की पिक्चर 50 कार्स के बराबर है, ठीक है। तो ये तो है हमारा पूरा डेटा, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था एग्जाम्पल में, क्या हम वैसे ही कर लें, चलो करते हैं। यहाँ पर ही आंसर निकाल लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, राइट। आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, चलो इसमें छोड़ो, यहाँ नहीं निकालते हैं, इसमें निकालते हैं कि जो हमसे पूछा गया हमने सिर्फ उतना आंसर नहीं देना है, ठीक है। ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज यूजिंग द पिक्टोग्राफ ड्रॉन अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी मोर कार्स हैज़ डीलर ए सोल्ड एज कम्पेयर टू डीलर डी। तो डीलर ए ने डी से कितनी ज़्यादा कार्स की सेल की है, ठीक है। तो हमें एज पर आर स्केल इट वॉज गिवन कि 1 कार रिप्रेजेंट 50 कार्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं डीलर ए की सेल देखो, सेल बाय डीलर ए,
नंबर ऑफ कार सेल बाय डीलर ए इज इक्वल टू, सो 50 तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4 5 6, सो 50 इंटू 6 इज इक्वल टू 300, राइट। अब अगर मैं नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर डी निकालती हूँ, सो हाउ मेनी, 50, 1 रिप्रेजेंट्स 50, सो 1 2 3 एंड 4, राइट, सो 4, सो इट इज़ 200। तो अब मैं इन टोटल अगर मैं आंसर निकालूँ कि कितनी कार्स ज़्यादा सेल की हैं डीलर ए ने, तो क्या आएगा, सो इट विल बी 300 माइनस 200, दैट इज 100 मोर कार्स आर सोल्ड बाय डीलर ए एज कंपेयर टू डीलर डी। सिंपल है। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स। ठीक है, सब ने टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी सेल की हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, तो इसका आंसर हम इस ग्राफ में निकालते हैं। सो 1 रिप्रेजेंट्स 50, राइट, सो 1 2 3 4 5 6, सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 300, देन 1 2 3 4 5, right, so 50 into 5 is 250, then 1 2 3 4 5 6 7 8, so 50 into 8 is 8 5s are 40 and 0 400, and this is 1 2 3 4, so 50 into 4, not 5 but 4, it is 200. So these are the number of cars sold by the dealers. तो अब मुझे total number of cars निकालनी है, so that is 300 plus 250 plus 400 plus 200. So the number of cars sold by all the dealers is sum of the car sold by dealer A, car sold by dealer D, B, car sold by dealer C and cars sold by dealer D. तो मैंने सबको ऐड करना है simply. So 300 plus 200 500, 500 plus 400 900 plus 200 1100 and 50, so 1150 are the total number of cars sold by all the dealers in total. ठीक है, तो टोटल कार्स जो बिकी हैं दे आर 1150। ठीक है, समझ आया सबको कैसे हम कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. Now the question number 4 from exercise 26b. So the question says the number of animals in 5 villages A, B, C, D and E are as follows. ठीक है, we have to prepare a pictograph of these animals using one symbol to represent 20 animals. ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्केल दिया है कि एक सिंबल 20 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो अब हमें स्केल लेना नहीं है, स्केल जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर निकालना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर विलेज लिख देती हूँ सबसे पहले. ठीक है, ये हो गया मेरा विलेज. यहाँ पर हो गए मेरे नंबर ऑफ एनिमल्स. करेक्ट. सो विलेज इज A, B, C, D एंड E. ओके, तो सबसे पहले है यहाँ पर कि एक एनिमल, एक सिंबल, बेसिकली सिंबल कुछ भी आप ले सकते हो. सो वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 160. ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वन सिंबल रिप्रेजेंट 20 एनिमल्स. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे ड्रॉ करना है? सिंपल, डिवाइड दिस बाय 20. ठीक है, हमें इस नंबर से डिवाइड करना है जो हमने स्केल में लिया है. सो इट इज़ 4 8s are 16, 2 8s are 16, not 4 8s are, but 2 8s are. Okay, all right. So 12, then again 20 से divide, so 9, again 20 से divide, so 4, again 20 से divide, so 6. ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपके डिवाइड करके आए हैं ना, आपको इतने ही फिगर सिंबल्स बनाने हैं. तो मेरा जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है जैसे एक बर्ड है. ठीक है, वैसे तो ये एनिमल्स दिखा रहा है तो इसको कोई एनिमल ही समझ लेना. सो दिस इज माय सिंबल, राइट. सो फर्स्ट में हाउ मेनी आई विल ड्रॉ? आई विल ड्रॉ 8, राइट. सो 2 3 4 5 6 7
8, ठीक है, हो गए 8, ओके। सेकंड में हमें कितने ड्रॉ करने हैं, 12, राइट। तो यहाँ पर ड्रॉ करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। नेक्स्ट में है 9। तो अब आपको पता है ना कितने कितने ड्रॉ करने हैं, अब आप उनको ड्रॉ कर लेना, सिंपल, ठीक है। तो जब भी या तो आपको स्केल दिया है या फिर आप खुद भी स्केल ले रहे हो, तो हमेशा जो आपने स्केल लिया है ना कि 1 रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी, तो जितना हाउ मैनी वाला नंबर है ना, से 10 20 30, उस नंबर से अपने इस नंबर को डिवाइड कर दो। वो आपको सिंपली ये बता देगा कि आपको कितने नंबर ऑफ सिंबल्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर केप्ट इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो हमें बताया कि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और इनकी बुक्स लाइब्रेरी में रखी हैं, कितनी रखी हैं वो बताया है। स्केल भी दिया है दैट टेकिंग द सिंबल ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 50 बुक्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी हिस्ट्री बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। तो हमें बताना है कि हिस्ट्री बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में। तो हिस्ट्री में आए तो हिस्ट्री में है दिस। सो देखो 1 रिप्रेजेंट्स 50 एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ओवर हियर आर 4। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, सो द आंसर इज 200। सो देयर आर 200 हिस्ट्री बुक्स इन द लाइब्रेरी। नाउ हाउ मेनी साइंस बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो अगर साइंस की बात करें, सो 50 तो हमें पता ही है कि 150 को रिप्रेजेंट करता है। एंड हाउ मेनी बुक्स आर देयर, सो 1 2 3 4 5 एंड 5.5, ठीक है। सो इट इज़ 5.5। तो इसको करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द 10, 11 बाय 2, सो 25 इंटू 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 11, ये हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी 5 22 प्लस 5, सो 27, सो 275। नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो कौन से सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा बुक्स हैं। तो बिना कैलकुलेशन किए ही किस में दिख रही हैं, हमें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बुक्स दिख रही हैं। तो ये भी निकाल लेते हैं कितनी हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब कि टोटल 9 बुक शो की हैं एंड 1 रिप्रेजेंट्स 50, सो 50 इंटू 9 इज 450 बुक्स, ठीक है। तो आंसर सब्जेक्ट का जो आंसर है दैट विल बी इंग्लिश। सिंपल। कोई डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। एंड बेटर इफ़ यू बुक अ क्लास विद लर्नो हब स्वयं, क्योंकि मैथ्स में ना साथ में बैठ के पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बार और कॉलम ग्राफ। तो बार और कॉलम ग्राफ मतलब एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है डेटा की जहाँ पर हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को रेक्टेंगुलर बार्स में या फिर मतलब रेक्टेंगल्स में या बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रेक्टेंगल्स और बार्स जिनकी विड्थ तो इक्वल होती है लेकिन जिनकी लेंथ वेरी करती है, वेरी डिपेंडिंग ऑन आर डेटा, ठीक है। तो ऐसे बार्स, ऐसे ग्राफ्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, राइट। कहीं न्यूज़पेपर में भी आते हैं, उनमें कुछ कुछ डेटा लिखा होता है। तो आज हम उन्हीं बार्स को समझेंगे कि वो हमें कैसे रीड करना होता है, उन बार्स को हम कैसे रीड करते हैं, या फिर अगर हमारे पास डेटा है तो हम उस डेटा से ये बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसे बार ग्राफ या फिर कॉलम ग्राफ बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास द फॉलोइंग डेटा शोज द हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द सेम शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स इन द ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनकी हाइट हमने मेजर करके हमने एक टेबल फॉर्म में बना ली है। हमें क्या करना है, हमें इसको बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लाइंस लगाते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो वी मार्क दिस पॉइंट एज O, ये x and this is y. So usually this is the x axis and this is along the y, this is the y axis, ठीक है।
तो इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई भी जो हमारे पास ये दो है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हाइट इन सेंटीमीटर्स, इन दोनों को, एक को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और एक को वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया और हाइट को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर कैसा ग्राफ बनाना है, देखो जब भी हम बार्स बनाएंगे तो एक बात हमें याद रखनी, उनकी हाइट तो वेरी करेगी एज पर आर डेटा, लेकिन उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। दो बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अब जैसे ये जो हमारे पास डेटा था, इससे ना हम एक वर्टिकल बार ग्राफ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि नीचे हाइट ले ली सेंटीमीटर में और इस तरफ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। तो जो भी हमारे पास हाइट हमारे टेबल में थी, हमने वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दिए और दूसरी तरफ हमने लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब किस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देयर आर 2 स्टूडेंट जिनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 150 है, तो इसको मैं एक्सटेंड करूँगी टिल दिस लेवल, दैट इज़ 2, ठीक है। वैसे ही 52, अगर मैं इस ग्राफ से पढ़ूं और मैं पीछे जाके ना भी चेक करूं तो ये ग्राफ मुझे बता देगा कि 152 सेंटीमीटर हाइट के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं दिस कॉरेस्पॉन्ड्स हियर, सो इसका मतलब 5 स्टूडेंट्स हैं। 154 दिस कॉरेस्पॉन्ड्स हियर, सो यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं। देन 156, तो यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं, राइट। 158, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स। 160, सो अगेन 5 स्टूडेंट्स। 162, so again 6 students, right? So this is how bar graphs are drawn and this is how these bar graphs tell us a lot of things, the information, right? अब इन्हीं ग्राफ्स को हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें ये ना बोला गया हो कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। हम ईजीएस्ट वे फॉलो करेंगे एंड द ईजीएस्ट वे इज टू ड्रॉ द वर्टिकल बार ग्राफ्स, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अब हमें करने हैं एग्जाम्पल्स और हमें करने हैं क्वेश्चंस, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल में है गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहित इन 5 सब्जेक्ट्स इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो हमें इस ग्राफ में बता रहा है। अब हमें ये ग्राफ को पढ़ना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो द फर्स्ट इज इन विच सब्जेक्ट डिड रोहित गेट द लोएस्ट मार्क्स। तो आउट ऑफ ऑल द 5 रोहित को सबसे कम मार्क्स किस में मिले हैं, बताओ बताओ, किसका ग्राफ सबसे नीचे, कैसे पता चलेगा। देखो जिसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे वो ऊपर। अब अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ को सब्जेक्ट्स हैं और इस तरफ को हमें मार्क्स दिए हैं, तो मार्क्स नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब नीचे कम मार्क्स हैं और ऊपर ज़्यादा हैं, तो वो वाला बार जो सबसे नीचे होगा इसका मतलब उसमें सबसे कम मार्क्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हिंदी में रोहित को सबसे कम मार्क्स मिले हैं, राइट। दूसरा, इन विच सब्जेक्ट डिड रोहित गेट द हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट किस में होंगे, जिसमें ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ को मार्क्स बढ़ रहे हैं। सो दिस मीन्स कि मैथ्स में रोहित ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। क्यों, क्योंकि मैथ्स उसने लर्नो हब से पढ़ा होगा, ठीक है। आप हिंदी भी पढ़ सकते हो अब लर्नो हब से, ओके। तो लर्नो हब स्वयं में ही आके हिंदी पढ़ सकते हो, बाकी जगह हिंदी का फीचर अवेलेबल नहीं है, ओके। तो इसलिए हिंदी में कम मार्क्स आए हैं, तो हिंदी को लर्नो हब स्वयं में आओ, क्लास बुक करो और हमारे टीचर से पढ़ो, ओके। चलो आगे, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं। अब लर्नो हब के पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ओहो इंग्लिश में भी थोड़े कम ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इंग्लिश में कितने हैं, अगर आप इसको वाई एक्सिस से ज्वाइन करो, सो ही गॉट हाउ मेनी मार्क्स, 50 मार्क्स, right? Now in which subject or subjects did Rohit get less than 50 marks? कितने कौन से सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स में रोहित के 50 से कम मार्क्स आए हैं। तो 50 से कम, ये भी 50 से ज़्यादा हैं, तो बेसिकली सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, वन इज़ हिंदी एंड अनदर वन इज़ साइंस। तो रोहित को किसी ने ये नहीं बताया था कि लर्नो हब में साइंस तो हम कब से पढ़ सकते हैं,
यू हैव ऑनलाइन टेस्ट, आपके पास DPPs हैं, NCERT सॉल्यूशंस हैं, आप ICSE में हो तो उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर रिलेटेड चैप्टर्स हों तो आप वो भी देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लर्नो हब पे। तो आओ और अपने डाउट्स को क्लियर करो और अपने टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर कर लो, ठीक है। सो दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स वेयर रोहित गॉट लेस देन 50 marks. Okay, so I hope this is clear. All right, let's move on to our exercise 26C now. So let us take up the first question. So question number 1 says the following table gives the number of students in a class 6 in a year during academic years 2011-12 to 2015-16. represent the above data in the bar graph. ठीक है, तो हमें इस डेटा को बेसिकली बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास क्या है, अकेडमिक ईयर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अकेडमिक ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अकेडमिक ईयर्स लिख लेती हूँ, राइट। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो अब सबसे पहले से यहाँ पर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2011, देन 2012, देन 13, 14 एंड 15 एंड 16, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि हमें, अच्छा अब हमें इस तरफ भी वैल्यूज, सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 50-50 भी, मतलब या तो मैं इसको 10, 20, 30 ऐसे लिखूँ तो 180 तक मेरे पास 18 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा ग्राफ बहुत ही हौच पौच बन सकता है। तो मैं इसको 50, अगर मैं स्केल लूँ इसका, तो स्केल के हिसाब से इफ़ दिस 5 ये वाला जो है, इफ़ से दिस इज़ 20 भी ले सकते हैं, 20, 30 भी ले सकते हैं, नहीं 30 नहीं ले सकते, ठीक है। टू मेक इट मोर कन्वीनियंट लेट अस टेक दिस, सो से 20, देन 40, 60, 80, गैप सही होना चाहिए, ठीक है। देन 100, देन 120, 140, 160 एंड 180। तो ये मेरा सिंपलेस्ट ग्राफ है, मैंने 20-20 के गैप पे बना लिया। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एकेडमिक ईयर 2011-12 में 80 स्टूडेंट्स थे क्लास 6 में, ठीक है। तो 11-12 मतलब ये वाला, तो इसका मतलब कि ये कहीं यहाँ आएगा। तो आई विल एक्सटेंड दिस फ्रॉम हियर, और ये मैंने एक बार बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 2012-13 में 120 स्टूडेंट्स थे, तो ये ग्राफ ही इसको देखो 12 और 13, तो ये इसके साथ ही जाएगा, ठीक है। 120 तक आएगा और नीचे, राइट। फिर 2013-14 में 130 है, तो मतलब 120 और 130 के बीच में आएगा, समवेयर है, राइट। तो ये आ गया मेरा 2013-14। उसके बाद 2014-15, राइट। सो 14-15 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 150, ठीक है। तो समवेयर इन द मिडल यहाँ पर आएगा ये, राइट। तो ये आ गया मेरा 14-15 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर अगर मैं 15-16 का चेक करूँ, सो इट इज़ हियर, समवेयर हेयर, ठीक है, यहाँ पर, राइट। सो दिस इज, मेरी जो लाइंस है ना वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं, बट आपकी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास स्केल, पेंसिल, इरेजर सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको पेंसिल, इरेजर से आराम से बनाइएगा। तो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ अ ग्राफ। तो यहाँ पर भी हमें स्केल लेना पड़ता है कि जैसे अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में दीज 5 स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट्स 20 स्टूडेंट्स, राइट। सो दीज आर 20, अनदर नेक्स्ट, फिर क्या आगे 20 मोर, सो 40, फिर देन 60, 80 ऐसे है ये, राइट। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ बार ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द सर्वे ऑफ 300 families in a colony, the number of children in each family were recorded and the data has been represented by bar graph given below, ठीक है। तो 300 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं उसका एक सर्वे किया गया और उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है,
वाई एक्सिस में नंबर ऑफ फैमिलीज है, ठीक है। तो टोटल 300 फैमिलीज का हमने सर्वे किया है, राइट। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन ईच। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, राइट। कितने में है? सो आंसर इज 60 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज? 60 फैमिलीज। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड। कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें बच्चे हैं ही नहीं। कितनी ऐसी फैमिलीज हैं बताओ। तो अगर हम अपने ग्राफ को ध्यान से देखें ना, तो ऐसी कोई फैमिली नहीं है जहां पर हमें ये बताया गया हो कि जहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हैं, राइट। सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी 0, राइट। सो नो चाइल्ड वाली यहाँ कोई फैमिली नहीं है, आइदर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैव 4 चिल्ड्रन। तो ये है 4 चिल्ड्रन, सो इट इज 60, राइट। 60 फैमिलीज हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं, राइट। लेकिन हमसे यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है। सो 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव अस द परसेंटेज, राइट। सो द आंसर इज 20% ऑफ फैमिलीज। ओके, कोई डाउट तो पूछ लेना आज क्वेश्चन सेक्शन में या फिर अपनी क्लास बुक कर लेना लर्नो हब स्वयं में। Okay, now coming up next is question number 7. The bar graph drawn below shows the number of tickets sold by a fair during a fair by 6 students A, B, C, D, E and F. ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स A, B, C, D, E and F। ये वो 6 बच्चे हैं और इन्होंने ये की है नंबर ऑफ टिकट्स सेल, राइट। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच A, B, C, D, E and F। तो इसका आंसर ना हम यहाँ लिख रहे हैं, हर एक बच्चे ने कितनी कितनी टिकट सेल की हैं। तो सबसे पहले अगर हम A की बात करें तो A ने कितनी टिकट सेल की हैं? 16। B के पास जाएं तो B ने समवेयर इन मिडल, सो इसने 9 टिकट सेल की हैं। C के पास जाएं तो इसने की हैं 20 टिकट सेल, राइट। देन कमिंग ऑन टू D, सो D के पास जाएं तो इसने की है 6। देन E के पास जाएं तो इन्होंने की है 22, राइट। देन यहाँ पर आए तो F ने कितनी की हैं? 12 टिकट सेल, राइट। सो दीज आर द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ टिकट्स। तो सबसे कम टिकट्स किसने सेल की? अगर आप कोई डेटा भी ना देखो, राइट, ओके वेट, अगर आप कोई डेटा मत देखो, नंबर जो आपने काउंटिंग किए वो ना भी देखो, आपको बस ग्राफ की हाइट देखनी है। जो बार ग्राफ जितना नीचे है उसकी उतनी नंबर ऑफ टिकट्स, कम टिकट्स हैं, राइट। सो द आंसर हियर विल बी डी, ठीक है। कौन से स्टूडेंट ने? डी, right? Then who sold the maximum number of tickets? So maximum number of tickets are sold by E, जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है, right? So the answer is E. Isn't it interesting to solve these graphs? Okay, how many tickets were sold by A, B and C taken together? तो अगर हम A plus B plus C की बात करें, right? तो तीनों की मिला के कितनी टिकट्स इन्होंने सेल की हैं? तो ऐड करो इनको, 16 + 9 + 20, ठीक है। सो 20, 30, 36, 36 + 9, राइट। सो 45, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय A, B and C टुगेदर आर 45। हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय D, E and F टेकन टुगेदर? तो अगर हम D, E और F की बात करते हैं तो हमें क्या करना है? सिंपली ऐड करना है। सो ऐड 22 + 12, ठीक है। सो इट विल बी 34, 34 + 6 विल बी इक्वल टू 40। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 40। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड पर स्टूडेंट? पर स्टूडेंट का एक एवरेज नंबर निकालना है कि हर बच्चे ने एक एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सेल की हैं। तो एवरेज निकालना मतलब
मतलब मीन निकालना, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं 16 + 9 + 20 + 22 + 6 बीच में रह गया +12 ओवर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 6। तो ऐड करो इन सबको, सो दिस इज 16 + 9, राइट, सो 25, 25 + 20 45, 45 + 20 सो 55, 65, 65 + 2 67, 67 + 6 73, 73 + 2 75 and 85, so 85 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो आंसर निकालो फिर। इस केस में हो सकता है कि मेरे और आपके आंसर में ना थोड़ा बहुत चेंज आए एज पर द डेटा, सॉरी एज पर द ग्राफ, ठीक है। क्योंकि मेरे और आपके ग्राफ में, आप जब इस ग्राफ को रीड करोगे ना तो हमेशा ऐसे हाथ से लाइंस मत लगाना, ऑलवेज यूज अ स्केल, ठीक है। स्केल का यूज करके इन नंबर्स के साथ इन ग्राफ्स को मैच करना है, ठीक है। एंड देन दिस इज हाउ यू विल फाइंड द मीन, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर पार्ट 6, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, द कॉलम ग्राफ shows the number of patients examined by Dr. V.K. Bansal on different days of the particular week, ठीक है। तो कितने पेशेंट्स उन्होंने देखे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे उनकी छुट्टी है, राइट। सो यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो ऑन विच डे वर द मैक्सिमम पेशेंट्स एग्जामिन्ड। तो अगर अब हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में सबसे ऊंचा ग्राफ जा रहा है ट्यूसडे का, तो इसका मतलब कि ट्यूसडे को उन्होंने सबसे ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन्ड। तो सबसे कम कितने कब देखे हैं, तो सबसे नीचे वाला जो बार ग्राफ है दैट इज ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी फ्राइडे, ओके। ऑन विच डेज वर एन इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन्ड। तो वो कौन से दिन हैं जब उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे हैं। तो अब अगर देखें तो कौन से ग्राफ्स जो हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज संडे एंड थर्सडे। तो ये जो ग्राफ है इनकी हाइट्स सेम है, सो आंसर विल बी संडे एंड थर्सडे, okay. Next is what is the total number of patients examined in a week। तो इस आंसर के लिए आई विल आस्क यू टू यूज योर स्केल और इसको प्रॉपर इन नंबर से यहाँ पर मैच करो, बिकॉज इट माइट हैपन कि जो मैं लाइंस लगा रही हूँ ना वो थोड़ी टेढ़ी लग रही हूँ जिससे मेरा ग्राफ का आंसर गलत आ रहा हो, ठीक है। तो वैसे तो दिस इज 50, दिस इज 40, दिस इज 70, दिस विल बी 60, दिस इज अगेन 50 एंड दिस इज 30। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इज सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, सो 90 + 70, ठीक है। सो 160, 160 + 60 220, 220 + 50 270, 270 + 30। सो द आंसर एज पर मी, ठीक है, सो इट इज़ 300। आप अपने ग्राफ को स्केल से अच्छे से मैच करके देखना कि आपका आंसर क्या आता है, okay. Now coming on to our next question. So the question says student spends his pocket money on various items as given below. So books pay 380 rupees, postage पे 30, cosmetics पे 240, stationery पे 220 and entertainment के ऊपर 120. So draw a graph, bar graph to represent his expenses. तो अब आपने बताना है बच्चे के मम्मी पापा को कि उसने कहाँ कहाँ पैसे यूज़ किए। So ड्रॉ दिस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे अपना ग्राफ डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं वेरियस आइटम्स लिख दूँगी, ठीक है। सो वेरियस आइटम्स, आई कैन राइट आइटम्स ओनली, वेरियस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब मैं स्केल लूँगी, तो स्केल मेरा 30 इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम इज़ 380, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसको 30 ले सकती हूँ, ठीक है। सो लेट्स से 30, देन 60, देन 90, 120, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली 60 भी ले सकते हो, नहीं तो ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। सो से 60, 120, ठीक है, देन 180,
ठीक है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 and 6 7 42, नॉट 48, ठीक है। सो 42। तो अब यहाँ पर मुझे वेरियस आइटम्स लिखने हैं, जैसे मुझे लिखना है कि उसने बुक्स पे कितने पैसे लगाए, सो इट विल कम आउट समवेयर हेयर। तो मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊंगी एक ग्राफ और इसमें लिख दूंगी बुक्स, ठीक है। अब पोस्टेज पे उसने 30 रुपीज़ लगाए, सो 30 इज़ हाफ ऑफ 60। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना दूंगी पोस्टेज के लिए, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू कॉस्मेटिक्स, सो कॉस्मेटिक्स पे उसने 240 रुपीज़ लगाए। तो समवेयर हेयर मेरा ग्राफ की जो हाइट है वो ये आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉस्मेटिक्स लिख दूंगी, राइट। द नेक्स्ट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी पे 220 रुपीज़, राइट। सो 220 समवेयर इसके अराउंड, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा। सो दिस विल बी स्टेशनरी, राइट। एंड एंटरटेनमेंट पे 120, राइट। सो दिस इज एंटरटेनमेंट। Okay, so this is how you will draw this graph. कोई doubt हो, ask it on Ask Questions section, or you can book your class with LearnerHub Swayam. So this was all from our today's session. I hope you understood the concepts. I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, LearnerHub मतलब free है पर best है.